आपने कहा कि चौधरी देवीलाल की आइडियोलॉजी तितर बितर हो रही। आइडियोलॉजी तितर बितर नहीं होती। आइडियोलॉजी इज समथिंग जो आप फॉलो कर कर आगे बढ़ते हैं। और जहाँ चौधरी देवीलाल जी की आइडियोलॉजी कहती है कि अपने कार्यकर्ता अपने प्रदेश के हित के लिए आप आगे बढ़ें, और चौधरी देवीलाल जी के जीवन काल में जितना भी संघर्ष रहा, उनने कभी झंडे और डंडे की राजनीति नहीं करी। चाहे वो जनता पार्टी हो, जनता दल हो, लोक दल हो, दमकीपा हो, उसके बाद सजपा हो, अनेकों दल आए, मगर चौधरी देवीलाल जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे को ये संगठन का लालच है या मेरे को ये नाम और सिंबल का लालच है। चौधरी देवीलाल तो जितनी बार भी सत्ता में आए एक नई पार्टी और नए नाम के साथ आए। और जहाँ परिवार के तितर बितर होने की बात है, पारिवारिक तौर पर सारे एक हैं, और ये खून के रिश्ते कभी नहीं है टूट सकते या बदल सकते। मगर जहाँ राजनीतिक फिलॉसफी की बात है या थॉट प्रोसेस की बात है, ना तो हमने इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ी, हमें तो संगठन से बाहर का दरवाज़ा दिखाया गया, और इस सोच के साथ दिखाया गया कि शायद हम गिड़गिड़ाएंगे और वापिस आएंगे और हम पे दबाव बनाया जाएगा। मगर मैंने अपने जीवन काल में एक ही चीज़ सीखी है कि आपके पास एक क्राइसिस है, एक अपॉर्चुनिटी है, और चाइनीज में इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। वो आपने निर्णय लेना है कि आप उसको क्राइसिस बनाकर दरवाजे पे रोने का काम करोगे या अपॉर्चुनिटी बनाकर खड़े होकर आगे बढ़ने का काम करोगे। और मुझे लगता है कि आज तमाम साथी इस पूरे वाक्य को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेकर आगे बढ़े हैं, और वो निर्णय 17 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने तमाम अपने 22 के 22 जिलों के साथियों के साथ मिलकर लिया। 9 तारीख को जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ लाखों लोगों के साथ मिलकर जींद की धरती पर। हमने रिस्क लिया, पहला बाई इलेक्शन भी 40 दिन के अंदर लड़ा, 38,000 वोट हमने सिक्योर करे, सेकंड आए। जो पार्टियां हमें कहती थी जमानत जब्त होगी, बच्चों की पार्टी है, एक की जमानत 800 वोटों से बची, जिसके अंदर राहुल गांधी की पूरी टीम मैदान में थी। दूसरी पार्टी की जो हालत है उस पर मैं वर्णन ना करूं तो बेहतर है। मगर आज जहां रिकंसाइलेशन की बात है, ये निर्णय बड़ी मजबूती के साथ और बड़ा सोच समझ कर लिया था। हम मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे, और अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है तो फिर संगठन मिलकर निर्णय लेगा कि उसको साथ लेना है या नहीं लेना। आपका दूसरा सवाल अलायंस का था। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियर किया है कि 3 सदस्यीय राष्ट्रीय लेवल पर एक कमेटी है। जो लास्ट नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक थी, उस एग्जीक्यूटिव की बैठक में उनको अधिकृत किया गया था। मैं नाम आपके बीच में नहीं शेयर कर पाऊंगा, मगर उन 3 लोगों को ऑथराइज कर रखा है कि आप किसी भी निर्णय पर आगे बढ़ सकते हैं। जहां किसी संगठन के साथ संगठित होकर आगे बढ़ने की बात है, आज देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को, जो ये 2 नेशनलिस्ट पार्टी है, इनको हटाने के लिए अगर कोई भी लाइक माइंडेड सोच के लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो जरूर वो 3 लोग अधिकृत हैं उनसे चर्चा करने के लिए। वेरेज आम आदमी पार्टी इज कंसर्न, उनने हमारा समर्थन किया जींद के अंदर। श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली आए, मैंने उनका धन्यवाद भी किया है और आज भी करता हूं कि उनने उस संघर्ष के दौर के अंदर हमारा साथ दिया। और औपचारिक तौर पर हमारा उनका गठबंधन नहीं हुआ, समर्थन था। अगर आने वाले भविष्य में कोई गठबंधन की चर्चाएं चलेगी तो उसके ऊपर निर्णय लेने के लिए कमेटी अधिकृत है। जहां प्रदेश की बात है, जननायक जनता पार्टी ने 2-2.5 महीने पहले 10 की 10 लोकसभा सीटों के प्रभारी नियुक्त कर दिए थे। प्रभारी निरंतर मीटिंगें भी ले रहे हैं और कैडर से चर्चा कर इस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अगर परिस्थितियां आज जैसी रही तो हम मजबूती से 10 लोकसभा और 90 विधानसभा अपने दम पर लड़ेंगे।
केजरीवाल साहब ने समर्थन आपको दिया था, वो खुद देने आए थे या आपने मांगा था? पहली बात। दूसरा ये कि आप गठबंधन की जो बात चल रही है उसमें आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट करके चल रहे। चर्चा ये है कि 2 लोकसभा सीटें उनको दे रहे और 20 विधानसभा सीटें दे रहे, तो क्या वो आप उनसे बड़े हैं या वो आपसे छोटे हैं? क्या इस पे तो ना मैं निर्णय ले पाऊंगा। अगर मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात करूं तो उम्र में मेरे से बड़े, मेरे बड़े भाई के तौर पे ट्रीट करूंगा। और अगर उस चीज़ के अंदर कोई 2-3 की बात आती है तो मुझे लगता है कि प्रदेश के हित के लिए हमें आंकड़ों पे अड़ना नहीं पड़ेगा। और जहाँ जो आपने नंबर बताए 2-20 की बात है, या जो अखबार में और ट्विटर पे छपा कि दिल्ली में 1 की बात आई, मुझे लगता है ये ना मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। ये 3 सदस्य कमेटी ही निर्णय लेगी प्रत्येक सीट का आंकलन कर कर कि हम किस पर मजबूत है और कोई राजनीतिक दल किस पर मजबूत है। और अगर हमें हरियाणा की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए कोई 1 सीट का सैक्रिफाइस पड़ा तो मुझे लगता है कि देश हित बड़ा है। आज बीजेपी ने जिस तरह का माहौल देश में बना रखा है, हैरानी ये है कि 53 जवान मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के और एयरफोर्स के पिछले 2 हफ्ते में शहीद हुए। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी मोटरसाइकिल यात्रा निकालकर विंग कमांडर अभिनंदन के वापस आने का उत्साह बना रही है। आज उन लोगों को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो 53 जवान शहीद हुए हैं उसके बदले में आप कहते हैं कि हमने 300 मार दिए। एक अखबार कहता है कि 350 मार दिए। वहीं डिफेंस कमेटी पार्लियामेंट के अंदर ये कहती है कि हमारे पास औपचारिक आंकड़े नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कहते हैं कि 250 लोग मरे, और उन्हीं के ही केंद्र के मंत्री श्री आलूवालिया जी ये कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं मरा। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी नेशनलिज्म के नाम पर इस पूरे सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए कि हमारे बॉर्डर्स को हम मजबूती से कैसे सिक्योर करें। हरियाणा प्रदेश के 4 जवान शहीद हुए, और इस पूरे वाक्य के अंदर मुझे लगता है कि जो ये मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके मंत्री हर रोज मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये उनकी शहादत का दुख नहीं मना रहे, मगर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है अलायंस में पारिवारिक पुनर्मिलन आईएनएलडी के साथ जहां अलायंस की बात है, मैंने पहले भी इसको पूरी तौर पर नकारा है और आज भी नकारता हूं कि जननायक जनता पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अलायंस नहीं है। ये अभी मैंने डॉक्टर सुप्रीमो और आपके दादाजी ने उनका एक इंटरव्यू में देखा था चैनल पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपकी पार्टी जो नवोदित पार्टी है जिसका एक भी लोकसभा और विधानसभा की सीट नहीं जीत पाएगी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि आपने जेल में उनसे मिलने की जो बातें की थी मीडिया में, तो कभी भी आप जेल में मिलने नहीं गए और उन्होंने आपको झूठा तक करार दिया है। जहां आपके सवाल की बात है, मिलने गया हूं नहीं मिलने गया हूं, मैंने पिछली बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये कहा था कि मेरे को इस पर स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मिलने गया हूं नहीं मिलने गया, मगर जब उनने ये बात कही है कि मैं झूठा हूं, मैं कभी उनसे मिला नहीं, तो मैं आज औपचारिक तौर पर आपके बीच में क्लियर कर दूं कि मैं मेरे पिताजी से मुलाकात करने गया था और उस दौरान चौटाला साहब मौजूद थे, उनके साथ नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे और उनके साथ मेरी जो सबसे बड़ी बुआ जी हैं वो मौजूद थी और मेरी उनसे मुलाकात हुई है। और एक बार नहीं 3 बार स्प्लिट के बाद उनसे मुलाकात हुई है। एक बार मैं औपचारिक तौर पर जब वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे तब मैं मिलकर आया था, मगर मुझे लगता है कि ये चीज़ उनकी कहनी कि मैं झूठा हूँ, और हॉस्पिटल में कह रहा हूँ कि जो रिसेंटली हॉस्पिटल में एडमिटेड थे उस समय की बात नहीं, जब हमें निष्कासित कर दिया गया था उसके
सस्पेंशन और निष्कासन के बीच में मैं उनसे मिलकर आया था और मेरी मुलाकात राजनीतिक तौर पर नहीं थी, पारिवारिक तौर पर थी। पारिवारिक तौर पर मैं उनसे मिलता रहूँगा। अगर वो कोई रोकने का प्रयास करेगा या बाउंडेशन करने का प्रयास करेगा तो भी मुझे खून के रिश्ते से कोई दूर नहीं रख सकता। मगर जहाँ राजनीतिक तौर की मुलाकात है, मैं उसको पूरे तौर से नकारता हूँ कि मेरी और इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो की राजनीतिक तौर पर कोई मुलाकात पिछली हिस्ट्री में हुई नहीं। और जहाँ आपके दूसरे सवाल की बात है, बड़ा क्लियर है कि हमारे रास्ते राजनीतिक तौर पर अलग हैं और आज के दिन हमारा एक ही विचार है कि हम प्रदेश की जनता के हित के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए किस प्रकार से संगठित होकर आगे बढ़ेंगे। सर, आपकी तरफ से कहा गया कि जेजेपी कुछ जरूर से ज़्यादा महत्वाकांक्षी है इस सवाल में। दूसरा ये कि जो अन्य पार्टियां जो एयर स्ट्राइक पे मांग कर रही थी, बताया जाए कितने आंकड़े बताएं, तो आप इस पक्ष में हैं? ना तो मैं आंकड़ों के पक्ष में हूँ, ना मैं एयर स्ट्राइक के पक्ष में हूँ। आज सबसे जरूरी चीज जो है वो केंद्र सरकार के पास अभी भी 26 मई तक का समय है और अगर केंद्र सरकार जिस तरीके से होर्डिंगें लग रही हैं, फोटो जनरेट हो रही है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बम बम मोदी, इस तरह की जो बातें करी जा रही है, अगर इतनी सीरियस है 370 और 35A के प्रति, तो हम सुप्रीम कोर्ट की इंतजार में क्यों बैठे? 2 दिन का स्पेशल लोकसभा और राज्यसभा का सेशन प्रधानमंत्री बुलाए और मेरे ख्याल से राष्ट्रीय हित के लिए कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होगी जो उनका समर्थन करने का काम नहीं करेगी। अगर इस देश में रातों रात जीएसटी पास हो सकता है, इस देश के अंदर बड़े बड़े संवैधानिक बदलाव आ सकते हैं, तो अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को सबसे पहले जो उनकी घोषणा पत्र का हिस्सा था 370 और 35A, उसको हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए। दूसरा जी, आपके दादाजी ने कहा कि आप और आपके छोटे भाई पिछले 3 साल से लगातार पार्टी में ये जो बगावत वाली बात कर रहे थे और आपको बहकाया गया है। मतलब आपके दादाजी, क्योंकि आपको ज़्यादा जानते हैं हमारे से ज़्यादा, उन्होंने कहा कि आपको बहकाया गया है, इसलिए वो अपनी दूसरी पार्टी जो उन्होंने बनाई उसको गए और INLD को जो विच्छेद करने का प्रयास किया वो लगातार 3 साल से चल रहा था। मैं तो आपके माध्यम से एक चीज जरूर पूछना चाहूँगा, दादाजी से जिन लोगों ने ये बात कही है, मैं आपको बोला है जब रिलेशन की बात आएगी तो मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, किसी पार्टी के अध्यक्ष की बात आएगी तो जरूर पूछना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से कहा गया कि बहकाया गया, हम पे पहले ये आरोप लगा कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फिर ये आरोप लगाया गया कि हम तो कांग्रेस के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, फिर ये आरोप लगाया गया कि हम कुछ लोगों द्वारा बरगलाए गए हैं, बहकाए गए हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, निष्ठा के साथ एक पार्टी की हमने सेवा करी है और जन्म से लेकर 4 महीने पहले तक करी और इसी सोच के साथ करी कि संगठन आगे बढ़े। अगर वो संगठन हमें बाहर का रास्ता दिखा देता है तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी बनती नहीं कि हम अपने आप को राजनीतिक तौर पर एक्टिव रखें, अलाइव रखें। और जिन लोगों ने कांग्रेस की बात, बीजेपी की बात करी, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आज उनकी पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं कि हम बीजेपी से अलायंस करने को तैयार हैं। इतिहास में गठबंधन होते रहे। जननायक जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो पहले दिन से कहती है कि हम ना तो कांग्रेस के साथ जाएंगे ना बीजेपी के साथ जाएंगे। अब इन परिस्थितियों में मुझे ये तो बताओ कि बीजेपी का और कांग्रेस का एजेंट या बरगलाने का काम कौन कर रहा है? हम तो बहुत स्पष्ट सोच के साथ प्रदेश में कैसे बदलाव आए, युवा के हाथ में रोजगार कैसे आए, बुढ़ापे में बुजुर्गों को पेंशन समय पे और घर आकर कैसे मिले, उनका सम्मान बढ़े, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हरियाणा में बढ़े, आज हम NCRB के डाटा में नंबर 5वें पे आते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध में। उस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए जिससे व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उस व्यवस्था को कैसे बनाया जाए
जहां हरियाणा प्रदेश के पुलिस विभाग को छोड़ के एक ऐसा महकमा नहीं है जो आज धरने पे बैठा ना हो। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि आज बदलाव के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। और इस देश में अनेकों बार ऐसे रेवोल्यूशन आए जिसका नतीजा बिजू जनता दल है। वो कांग्रेस से अलग हुई, रेवोल्यूशन उड़ीसा की जनता के लिए लेकर आई। तेलुगु देशम पार्टी है, असम गण परिषद है, आम आदमी पार्टी है। और मुझे लगता है कि आज हरियाणा प्रदेश की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स का स्वरूप देने के लिए एक नई उदय हरियाणा प्रदेश में आए, एक नई सोच के साथ परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में आए, इसके लिए काम करने के लिए हम सब एक हुए। और इस एकता के अंदर जैसे हम पे कहा जाता है ये तो बच्चे हैं, 200-300 बच्चे कूद रहे हैं, आज वो बात नहीं है। हमारे पास मैच्योर, डायनेमिक और यंग के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड लोग भी हमारे संगठन में शामिल हैं, जिसमें चाहे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से लेकर कर्मचारी हों, चाहे फॉर्मर मिनिस्टर्स, एमएलए से लेकर आज के सिटिंग एमएलए, एमपीज हों। और इन सब लोगों को मिलाकर एक समूह तैयार हुआ है। और वो समूह मेरे ख्याल से आज के दिन इस प्रदेश के अंदर एक मजबूत पार्टी के तौर पर बहुत कम समय में खड़ा हुआ है। लोगों ने मुझे बहुत कहने का काम किया कि ये नए संगठन की शुरुआत का रिस्क नहीं लेना चाहिए, मगर हमें लगता है कि तमाम साथियों ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय था। और आज उसका नतीजा है इस कम समय के अंदर हमने इतना अच्छा परफॉर्म भी किया है और अपने संगठन को खड़ा भी किया। विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से बातचीत चली, इस बार तो आपकी मदद जो विधायक भी है उन्होंने कहा कि हम अब इसका इनेलो का हिस्सा नहीं है, लेकिन लिखकर किसी को ने नहीं दिया। स्पीकर का कहना है कि जब तक कोई लिख के नहीं देगा तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सुरक्षित है, यानी कहीं ना कहीं कुर्सी का बचाव हो रहा है। जहां मेयर को निष्कासित करने की बात थी तो लिखित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल ने, मैं आपको क्लियर करता हूं, जहां मेरे निष्कासन की बात थी लिखित तौर पर मैंने भी और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी स्पीकर को लिखकर दिया। मैंने ये लिखा कि आई एम नो मोर द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल लोकदल। और जहां बात आई इंडियन नेशनल लोकदल की, उनने लिखित में दिया कि सरदार चरणजीत सिंह रोडी इज आर पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर। पर जहां विधानसभा की बात आती है, मैंने पहले भी कहा कि एक ग्रीड है लाल बत्ती की, गनमैनों की, पीएन की, माली की, कोठी की, जो ये दर्शाती है कि जो कार्य इनने मेरे विपरीत किया, क्या ये वो कार्य इन 4 विधायक जो इनकी पार्टी के अंदर आज नहीं है और हमारे समर्थन में खड़े हैं, उनके प्रति करे। अगर इतनी मजबूती ये पार्लियामेंट में दिखा सकते हैं तो मुझे लगता है विधानसभा में उससे ज़्यादा मजबूती दिखानी चाहिए। ये अपने आप को इतना मजबूत संगठन मानते हैं। मगर जहाँ विधानसभा की बात है, हमने पहले दिन क्लियर किया था कि हमारा कोई भी विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के साथ किसी भी विषय पर खड़ा नहीं होगा। और बजट सेशन हो या इससे पहले वाला विंटर सेशन हो, विधायक जरूर विधानसभा में गए, ना तो किसी विधायक ने इनके साथ खड़े होकर एजिटेट किया, ना ही किसी चीज़ के प्रति इनके साथ वॉकआउट करने का कार्य किया। वो विधायक है, उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने जिताकर भेजा और उनकी जिम्मेवारी है कि आखिरी दिन तक वो अपनी जिम्मेवारी को निभाए। कितने विधायक अभी तक आपके साथ हैं? हमारे साथ 4 इंडियन नेशनल लोकदल के हैं और अकाली दल के सरदार बलकौर सिंह जी ने भी औपचारिक तौर पर यह कहा है कि उनका समर्थन जननायक जनता पार्टी के साथ है। सर, जब भी हरियाणा की बात करता है सिर्फ 4 शहरों या 5 शहरों, कैथल, जींद, हरियाणा की बात करता है, क्षेत्र की बात करते हैं, पेहोवा की कोई बात नहीं होती, यमुनानगर से चंडीगढ़ की कोई ट्रेन नहीं है, उसकी कोई बात नहीं होती, प्रोग्रेस की आपने बात की थी, काफ़ी अच्छी बात लगी थी पहले, तो उस बारे में क्यों बात नहीं करता? जहाँ सिटी से लेकर टाउन्स तक की बात है जी, ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि हमने 4 या 5 बड़े शहरों पर अपना प्राइम फोकस रखा है। उसके अंदर पंचकुला एक है, गुड़गांव, फरीदाबाद है, पानीपत है, रोहतक है, अंबाड़ा है, करनाल है। मगर जब इंटीरियर हरियाणा की बात करी जाती है, चाहे वो जींद हो, चाहे वो कैथल हो, चाहे वो पेवा हो, यमुनानगर हो, आज के दिन में बेसिक कम्युनिटीज़ वहाँ रुकी हुई।
और ये तो मैं मानता हूँ कि करंट और फॉर्मर गवर्नमेंट्स का फेलियर रहा है कि उनने हरियाणा को इक्वली समृद्ध करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे उसके अंदर वो विफल रही। और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल रिसेंटली विधानसभा में पास हुआ पीएलपीए एक्ट। जिस प्रकार से पीएलपीए को पास किया गया बिना डिस्कशन के, राजदीप फोगाट जी ने विधानसभा में ये मांग करी थी कि इस पे डिस्कशन हो और उसके बावजूद भी वो एक्ट पास कर दिया गया। ये स्पष्ट अंदेशा देता है कि सरकार अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही थी। हम इस पे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि जो अरावलीज का इलाका है जिसको डिफॉरेस्ट करने के लिए या जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन का ग्राउंड बढ़े या जिसके अंदर मास्टर प्लान में दोबारा रिवीजन हो, उस एरिया के अंदर रिसेंटली किसने जमीनें खरीदी है। जितनी मेरी जानकारी है, आई विल नॉट नेम द पर्सन्स, एक सेंटर के मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है और 2 प्रदेश के मंत्री हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो पीएलपीए को बोलना चाहूँगा कि जहाँ इस सरकार ने पीएलपीए का नाम दिया है, इस सरकार को पीएलपीए एक्ट को प्रोफेशनल लैंड प्रोक्योरिंग एजेंसी बनकर आज इंप्लीमेंट करना पड़ा। और आने वाले भविष्य में, मैं कल जब शहीद संदीप कुमार जो पैरामिलिट्री के कमांडो थे उनके वहाँ बैठने जा रहा था, तो अरावली की पहाड़ियों में हजारों लोग सेव अरावलीज के बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और अगर पीएलपीए इंप्लीमेंट होता है तो आप ये मानकर चलिए कि गुड़गांव का जो ग्वाल पहाड़ी इलाका है, इस पूरे इलाके के अंदर एक भी पेड़ नहीं बचेगा। फॉरेस्ट कवर जो हरियाणा का सबसे कम है, 3% है। इंडिया के अंदर प्रदेश के तौर पर दिल्ली में भी 5% से ऊपर फॉरेस्ट कवर है। हम सबसे कम फॉरेस्ट कवर वाला प्रदेश है। हम शायद अपने उस 3% फॉरेस्ट कवर को भी 1.5 से 2% के बीच में सीमित करने का काम करेंगे अगर पीएलपीए इंप्लीमेंट हो जाता है। और मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री ऑर्गेनाइज लूट गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल कर कर जमीन की कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जमीनें बेचकर सीएलयू दी थी, मगर मुख्यमंत्री तो गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल कर कर प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टम को यूज कर कर ऐसी जमीन की लूट मचा रहे हैं जो गुड़गांव और फरीदाबाद को आने वाले समय में तबाह कर दे। पंजाब में आम आदमी पार्टी बुरी तरह बटी हुई है। इन हरियाणा उसकी कोई पोजीशन है? मैं किसी पार्टी पे स्पेसिफिक तो नहीं जाऊंगा कि उस पार्टी का जनाधार किस प्रदेश में कितना है। मैंने जरूर जींद में भी ये कहा था कि अरविंद जी ने चाहे शिक्षा हो चिकित्सा हो उसका काम दिल्ली में अच्छा किया, मगर हरियाणा की परिस्थितियां अलग हैं। वी आर नॉट अ स्टेट जो 600 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सीमित हो। हम 44,000 स्क्वायर किलोमीटर का प्रदेश है। बिल्डिंग द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एज दिल्ली इज नॉट पॉसिबल। और वही नतीजा है कि जो दिल्ली के अंदर रिस्पॉन्स मिला वो उनको आज हरियाणा में नहीं मिला। मगर आज वो चीज़ें हरियाणा में लाने की ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, हम साथ चले ना चले, आने वाले भविष्य में जब जननायक जनता पार्टी की सरकार हो उससे सीखकर हरियाणा के अंदर हम बदलाव लाने का काम करें। दुष्यंत जी, आपने अभी कहा नेता जो प्रतिपक्ष है वो लालचियां और घोड़ा गाड़ी को नहीं छोड़ना चाहते, इस करके वो कार्रवाई नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो आपके 4 विधायक जो आपके साथ हैं वो भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं विधायक पद से, लेकिन वो भी शायद मेरे ख्याल घोड़ा गाड़ी नहीं छोड़ना चाह रहे। मैंने विधायक को घोड़ा गाड़ी नहीं मिलती, पहली आपकी इन्फॉर्मेशन में करेक्ट जो कर। फैसिलिटीज मिलती हैं, हमारा कर्नाटका जैसा हाल नहीं है कि हर विधायक को या हर एमपी को गाड़ी दी जाए, ड्राइवर दिया जाए। हमारे विधायक तो सिर्फ अपनी सैलरी लेते हैं और वो सैलरी क्यों ना लें, उनको उनकी जनता ने नॉमिनेट कर कर भेजा है। वो कोई फ्री में विधानसभा में नहीं आए,
मगर जहाँ घोड़ा गाड़ी की बात है, आपको भी पता है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की तो घोड़ा गाड़ी छीन ली गई, मगर क्या अपने चाहतों की घोड़ा गाड़ी और गनमैन छीने गए? हरियाणा प्रदेश से बाहर भी सोच लगाएगी, हरियाणा प्रदेश नहीं रहेगी? बिल्कुल, हम विचार कर रहे हैं। अभी दिल्ली प्रदेश का संगठन विचाराधीन है, राजस्थान के संगठन के निर्माण के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मगर समय कम है। अगर परिस्थितियां बनती है तो जरूर हम दिल्ली के अंदर जो एक सीट है, जिसके अंदर पहले भी हमारे समर्थित जो लोग थे वो विधानसभा और काउंसलर पद तक पहुंचे, उनसे विचार विमर्श कर अगर हमें लगता है वायबल, तो जरूर एक व्यक्ति को हम दिल्ली के अंदर अपने संगठन की ओर से खड़ा करने का काम करें। आपसे सवाल है कि आपकी पार्टी देवलाल जी की नीतियों पे चलने की बात करती है। देवलाल जी के बारे में अक्सर ये था कि उनको सत्ता से मोह नहीं था, उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का भी दूसरे के साथ। क्या वजह रही कि आपकी पार्टी को पहली अपॉर्चुनिटी चुनाव लड़ने की मिली और उसमें आपने अपने भाई को उम्मीदवार बना? क्या वजह? जहाँ चौधरी देवीलाल जी की बात थी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जींद के अंदर एक उपचुनाव हुआ था आज से 43-44 साल पहले। चौधरी देवीलाल जी ने भी उस उपचुनाव को लड़ा था और वो हारे थे, मगर संगठन को खड़ा करने के लिए और कैडर के अंदर एनर्जी डालने के लिए कई बार राजनीतिक डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं। मगर आप ये सोचते हैं कि आने वाले समय में अगर 10 लोकसभा सीटें होंगी तो 10 में परिवार खड़ा होगा, ये मैं आपको पूरी तौर पर इसको नकारूंगा। अगर होगा तो एक व्यक्ति खड़ा होगा और 9 और साथी खड़े होंगे, और उन परिस्थितियों पर जो निर्णय होगा वो कोई मेरा या दिग्विजय सिंह का या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का नहीं होगा, ये संगठन का निर्णय है। हमने तो औपचारिक तौर पर 8 बजे नॉमिनेशन से एक दिन पहले बैठक बुलाई थी और 6 जींद के साथी थे जिनके हमने कागज तैयार करवाए थे और चुनाव लड़ने की तैयारी थी। मगर जिस प्रकार से पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, बीजेपी का वहाँ कार्य रहा और रातों रात कांग्रेस की ओर से एक सिटिंग विधायक को, जो कि उनके मीडिया के हेड भी है और उसके साथ राहुल गांधी के बड़े निजी, जींद में उतारा गया, तो फिर चुनाव की परिस्थितियां बदली और संगठन का निर्णय था। दिग्विजय सिंह को तो सुबह 6 बजे तक भी ये नहीं पता था कि उनको वहाँ से चुनाव कंटेस्ट करना है, मगर ये निर्णय फिर लिया गया कि आज परिस्थितियां बदली हैं और बदली परिस्थितियों में